हेलो हेलो जी हाँ बच्चों। हेलो 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 जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हमारा ये 5वां लेक्चर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें पहला हमारा आज का क्वेश्चन है। हम आज देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन और परागण, जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं हम, इसमें क्या अंतर होता है। तो जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इस प्रोसेस में एक नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है, जबकि पॉलिनेशन में पुष्प के या फ्लावर के पॉलिन ग्रेन परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस में परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। निषेचन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? वायु, कीट, जल, पंछी। हमारा अगला अंतर है कि आवृत बीजी पादपों में यह निषेचन की जो प्रोसेस होती है, यह बीजांड के अंदर होती है, और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, यह बीजांड के बाहर संपन्न होती है। हमारा चौथा अंतर है कि यह एक आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है और परागण जो होती है वो बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया होती है। अब अगला अंतर है कि लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है, या ऐसे पूछ सकता है अंतर स्पष्ट कीजिए, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, इसमें पहला अंतर है कि यह जो गुरु बीजाणु जनन होता है, यह क्रिया अंडक या स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है, और लघु बीजाणु जनन वह पुंकेसर के परागकोश के अंदर होती है। ठीक है, यह स्त्री केसर में या स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है गुरु बीजाणु जनन, और लघु बीजाणु जनन पुंकेसर के परागकोश के अंदर होती है। इसमें गुरु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु का नहीं, इस प्रोसेस में गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में लघु बीजाणु जनन के पश्चात हमें लघु बीजाणु या परागकण प्राप्त होते हैं, इनका निर्माण होता है। परागकण या लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु भी इन्हें बोलते हैं। तीसरा अंतर है कि इस प्रक्रिया में बनने वाले गुरु बीजाणु में से जितने भी लघु बीजाणु बनेंगे, 4 बनते हैं जिनमें एक ही क्रियाशील रहता है। ठीक है, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। और इस लघु बीजाणु जनन में इस प्रोसेस से बनने वाले या इस प्रोसेस में बनने वाले पराग कणों में अधिकांश मैक्सिमम जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं, मतलब कार्यरत रहते हैं। ये आपसे लघुत्तरी में पूछ सकता है 3 नंबर में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है। तो ये आपसे अति लघुत्तरी में पूछ सकता है, तो कि दोनों में अंतर 2 नंबर में। तो अगर पूछ लेता है तो आप ऐसे बोल सकते, या ऐसे भी परिभाषा भी पूछ सकता है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, और इसकी परिभाषा पूछ सकता है कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं। तो हमारा पहला इसमें है, इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि बीजांड के भ्रूणकोश में बीजांड निषेचन क्या होता है। तो बीजांड के भ्रूणकोश में उपस्थित
अंड कोशिका से एक नर युग्मक या नर युग्मक के संलयन को सिंगैमी या निषेचन कहते हैं। मतलब कि जो बीजांड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें उपस्थित होती है एक सेल, उससे मेल गैमेट का फ्यूजन ही सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। और द्विनिषेचन की हम बात करें तो द्विनिषेचन यह बीजांड के भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोशिका, ये एक सेल तथा द्वितीयक केंद्रक कोशिका, जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, से अलग अलग दो नर युग्मक क्रमशः निषेचन व संलयन से, मतलब कि जब दो नर युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संलयित होगा और एक द्वितीयक केंद्रक के साथ, तो इस प्रोसेस को त्रिसंलयन एवं द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम द्विनिषेचन कहते हैं। निषेचन और एवं त्रिसंलयन को हम सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है। क्या किसको कहते हैं? जब एक मेल गैमेट एक सेल से और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके सिंगैमी करता है, तो इस प्रोसेस को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब अगला हमारा है, दूसरा है निषेचन के पश्चात बने निशितांड अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। भ्रूण युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कहना चाह रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद निशितांड अर्थात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ये निस्तांड युक्त क्या होता है, तो इनका मतलब ये है कि पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। अगला हमारा, और डबल फर्टिलाइजेशन में त्रिसंलयन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष या केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन से एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ठीक है। त्रिसंलयन के फलस्वरूप एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण अगर पूछ लेता है किससे होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि भ्रूणपोष का निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से होता है, जो कि त्रिगुणित कोशिका होती है। अब अगला हमारा अंतर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में, कि परिभ्रूणपोष तथा फलभित्ति में क्या अंतर होता है। परिभ्रूणपोष और फलभित्ति, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर है कि जो पेरिस्पर्म होता है, यह बीजांड काय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। मतलब यह बीजांड काय के विकसित होते हुए भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। यदि बीजांड काय की कुछ परतें शेष बच जाती हैं तो उसे भ्रूणपोष कहते हैं। मतलब बीजांड काय का जो खाद्य पदार्थ होता है वह विकसित होते हुए, या बीजांड काय में न्यूसेलस में जो भी खाद्य पदार्थ होता है वह विकसित होते हुए भ्रूण में या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाता है। यदि बीजांड काय की कुछ परतें शेष बच जाती हैं तो उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। और फलभित्ति किसे कहते हैं हम, या फलभित्ति में यह अंडाशय या ओवरी के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांड के निषेचन के बाद
अंडाशय भित्ति के रूपांतरण से बनने वाली संरचना होती है। मतलब पेरिकार्प ऐसे बनती है, तो यह ओवरी के, जब ओवरी मेच्योर हो जाती है तो उसके ओवरी मेच्योर हो जाएगी तो बीजांड के अंदर जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ओवरी वाल्स का कन्वर्जन होती है, एक तरीके ओवरी का कन्वर्जन होती है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि यह अंडाशय या ओवरी के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांड के अंदर या बीजांड अंदर तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय और भित्ति के फलस्वरूप रूपांतरण से बनने वाली संरचना होती है। ठीक है। और दूसरा इसमें अंतर होता है कि जो हमारा परिभ्रूणपोष होता है यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये फल भित्ति जो होती है यह बीजों की सुरक्षा तथा उन्हें विकिरण इत्यादि में सहायता प्रदान करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणुधानी जिसे बीजांड बोलते हैं और गुरु बीजाणुधानी या बीजाणुधानी परागकोश में क्या अंतर होता है, एंथर और ओव्यूल में क्या अंतर होता है। ठीक है। ये कहना चाह रही है, इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ पेरिकार्प को, कि यह अंडाशय के अंदर अंडाशय के परिपक्व होने पर या परिपक्व होने पर तथा अंदर बीजांडों के निषेचन होने के बाद या अंदर जो बीजांड होता है ओवरी के अंदर जो बीजांड होता है ओव्यूल होता है उसके निषेचन के बाद जो ओवरी वाल होती है उसका रूपांतरण से बनने वाली संरचना होती है पेरिकार्प। और इसका काम क्या होता है, यह बीजों को प्रोटेक्शन और विकिरण में इत्यादि में और भी इसके काम होते हैं में मदद प्रदान करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होता है। तो एंथर और ओव्यूल में क्या अंतर होता है, तो परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है, मतलब कि एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और ओव्यूल में या ओव्यूल के बीजांड के नहीं, ये कह रहे हैं परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है तथा बीजांड अंडाशय का भाग होता है। परागकोश पुष्पकिन्नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है, जबकि बीजांड जो होता है यह मादा जननांग या मादा अंग तो बच्चों परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है और ये जो बीजांड होता है ये अंडाशय का भाग होता है। परागकोश में या परागकोश पुष्पकिन्नर जननांग पुंकेसर का भाग होता है तब बीजांड मादा अंग भ्रूणकोश बीजांड में मादा अंग पाया जाता है, मादा अंग भ्रूणकोश पाया जाता है। थर्ड होता है कि परागकोश में लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणु लघु बीजाणु जनन की क्रिया संपन्न होती है और बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया संपन्न होती है।
आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। ये इसको परागकोश बोलते हैं और इस पार्ट को पुतंतु बोलते हैं। यहाँ पे 3 लेयर हैं। सबसे पहले आपको 3 लेयर बनानी है, 3 परतें बनानी हैं। उसके अंदर आपको, जिसमें पहली आउटर लेयर या बाहरी लेयर को एंडो एपिडर्मिस बोल देंगे, दूसरी लेयर को मिड एंडोथीसियम, तीसरी लेयर को मिडिल लेयर। ये संवहनीय ऊतक या संयोजी ऊतक या संवहन पूल या कनेक्टिव टिश्यू है। इस लेयर को हम टेपिटम बोलेंगे और ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, आप इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे, इस फिगर को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आप सेल्स का साइज डिफरेंट पेन से, आप कलर के पेन से बनाइए। 3 लेयर बना दीजिए। सबसे पहले एक ऐसे सर्कल बना के, जिसमें पहली लेयर को आप नाम दे दीजिएगा एपिडर्मिस, दूसरी वाली को एंडोथीसियम, थर्ड वाली को मिडिल लेयर। और फिर उसमें कट ऐसे सेल्स बना के उसमें आप वाइट स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर वो बना दीजिएगा। ये लेयर टेपिटम कहलाती है। ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है उस स्फुटित अवस्था में, अगर पूछेगा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है फिगर। तो बस करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, एक 3 लेयर बना देनी है अलग अलग स्ट्रक्चर की, बस ऐसे, और बीच में संवहन ऊतक बना देना है और उसके अंदर सेल्स बना देनी है आपको। सेल्स का साइज जैसे बनाइएगा सेम पेन से बनाइएगा, यहाँ पे मिडिल वाले पार्ट में इसके। फिर आपको यहाँ बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू पॉलन ग्रेन दिखा देने हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन के ऊपर आपको रंध्रक बना देने हैं। ठीक है, रवे पॉलन ग्रेन के ऊपर, तो और ढेर सारे बना के और स्फुटित बाहर निकलते हुए स्थिति को आपको दिखा देना है। ठीक है, देखिए ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, इसके अंदर एक लेयर मिडिल लेयर हो जाती है। अगर मैं बनाता, तो मैंने बनाया नहीं है। और ये जो जहाँ से ये आपके निकल रहे हैं, इन्हें स्टोमियम या फिर रंध्रक बोलते हैं। ये परागकण स्फुटित हो रहे हैं, स्फुटित हो करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए, इसको संवहन बंडल या वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। तो ऐसे ही है, आप सिंपल, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, सिंपल लैंग्वेज में बनाइएगा। साफ साफ फिगर बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप जैसा मैंने सेल्स बनाया वैसे बनाइए, सेल्स का साइज आप कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पेन से बनाइए। 3 लेयर बना दीजिए, उसके अंदर आप फिर स्पोरोजिनस टिश्यू बना दीजिए। अगर बिना परिपक्व बताए तो अवस्था में पूछे, और स्फुटित अवस्था में पूछे तो बस ऐसे आपको स्फुटन करा देना है मैच्योर पॉलन एंथर का। पॉलन ग्रेन को बाहर कैसे फूट के बाहर निकल रहा है स्फुटित अवस्था में, ये फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पूछा जा सकता है कि इन मतलब आवृतबीजी पादप में के बीजांड की लंबवत काट का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। मैंने फिगर अच्छा नहीं बना पाया हूँ मैं, आप कोशिश करिएगा ठीक ठाक बनाइएगा फिगर। ये जो लेयर हैं, ये जो लाइनिंग है, ये अध्यावरण या इंटीगुमेंट कहलाती है। ये आपका भ्रूणकोश है। ठीक है, ये जो है ये पूरा भ्रूणकोश है। यह निभागी छोर है। ठीक है, ये 3 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स हैं प्रतिमुखी सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। 2 हमारे पास द्विध्रुवी केंद्रक होते हैं। एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती हैं। 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिल करके अंड समुच्चय या एग अपेटस का निर्माण करती हैं। ठीक है, यह संवहन
पूल है ठीक है। यह बीजांड द्वार है, इसको हम निभागी छोर बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, इसको चलेजर एंड, इसको इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड। यह बीजांड द्वार है आपका, ठीक है। आपसे पूछ सकता है अंकुरित पराग कण या अंकुरित पराग नलिका का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही फिगर है। ये मैंने ठीक से नहीं बना पाया हूँ, ये आपको बस ऐसे बनाना है सिंपल। ये आउटर लेयर एक्साइन है, ठीक है। ये इंटाइन लेयर है अंतःभित्ति, ठीक है। ये आपकी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई है। ये मेल 2 गैमेट हैं जो जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, और ये आपका वर्धी केंद्रक या पॉलन ट्यूब का केंद्रक है, ठीक है। यह अंकुरित परागकण या अंकुरित पराग नलिका का चित्र है। ये फिगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का चित्र है। स्त्री केसर का नामांकित चित्र बोला है तो ये वर्तिका ग्रह है जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। यह स्टाइल है जिससे कि आपको इससे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी, इसे एंड्रोसियम बोलते, इसे गाइनोसियम बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला हमारा है एंडोस्पर्म कितने प्रकार का होता है या क्या होता है, इसको आप समझाइए। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर में पूछेगा आपसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, पेपर तो सर लोग बनाएंगे, जो बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर आप टीचर होंगे वो बनाएंगे। तो मैं बता नहीं सकता कौन से क्वेश्चन आएंगे। ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, या फिर ये वही क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। तो उम्मीद यही की जाती है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एंडोस्पर्म क्या होता है। तो जो एंडोस्पर्म होता है यह पुष्पी पादपों के बीज में पाया जाने वाला पोषक ऊतक होता है। क्या होता है यह पुष्पी पादपों के बीज में पाया जाने वाला पुष्पी पादपों के बीज में पाया जाने वाला पोषक ऊतक होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य भ्रूण को भोजन या ऊर्जा प्रदान कराना होता है ताकि अंकुरण के समय नया पौधा ठीक रूप से वृद्धि कर सके या बढ़ सके, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। फूलों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है जिसमें द्विनिषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि इस प्रोसेस में एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर भ्रूण या जाइगोट का निर्माण करेगा, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड सेल होगी, और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर के एक त्रिगुणित संरचना प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है या एंडोस्पर्म का निर्माण करता है जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है। अब ऐसे बनता है एंडोस्पर्म, ठीक है। जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होता है एक मेल गैमेट का तो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब एंडोस्पर्म के काम क्या होते हैं? तो यह भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, फैट का लेन देन को प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, ठीक है। और यह बीज के विकास में सहायक होता है। यह अंकुरण के समय ऊर्जा प्रदान करता है, किसको? बीज को या एम्ब्रियो को। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के बच्चों 3 टाइप होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें पहले नाभिक विभाजन होता है, इसमें पहले
नाभिक विभाजन होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती। बाद में कोशिका भित्ति बन सकती है। यह सबसे सामान्य प्रकार का एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, सेल वॉल नहीं बनती, बाद में सेल वॉल बन सकती है। ये सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है जो गेहूँ, धान, मक्का में पाया जाता है। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है, होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, आपका अगला है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म यह मतलब हर नाभिक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति बनती है। इसमें हर से न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद सेल वॉल बनती है। शुरू से ही एंडोस्पर्म कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। मतलब एंडोस्पर्म जो होता है वह शुरुआती से ही या इनिशियली ही वह एंडोस्पर्म कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यह पाया जाता है पिट्यूनिया तथा धतूरा में यह पाया जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है यह सेलुलर और नॉन सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों का मिश्रित रूप होता है। इसमें पहला विभाजन कोशिका भित्ति के साथ होता है। बाद में विभाजन के विभाजन बिना भित्ति के हो सकते हैं। मतलब पहला विभाजन कोशिका भित्ति के साथ होता है तथा बाद के विभाजन भित्ति के बिना भी हो सकते हैं। ठीक है, यह पाया जाता है जलीय पौधे एलिस्मा में पाया जाता है। जलीय पौधा होता है यह हेलोबियल एंडोस्पर्म। अब कुछ इम्पोर्टेंट लाइन हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। कुछ बीजों में एंडोस्पर्म जो होता है वह परिपक्व बीज में बना रहता है, मतलब कि मैच्योर सीड में बना रहता है। एग्जाम्पल मक्का और गेहूँ होते हैं जिन्हें नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और कुछ बीजों में एंडोस्पर्म भ्रूण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल है मटर, चना। नॉन या एग्ज एल्बुमिनियस सीड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि परागकोश में कितनी पालियाँ और कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो परागकोश में हमारे 2 पालियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक पालियों में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो पूरे परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाएंगी और 4 कोष्ठ को हम थीका बोलते हैं। तो 4 थीका उपस्थित होती हैं और 2 पालियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगला है कि हमारा क्वेश्चन है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मुझे लगता है ये ज़रूर पूछा जाएगा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन किसे कहते हैं, या पराग कण या पराग स्त्रीकेशन संकर्षण क्या होता है। तो आप से पूछा जा सकता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है। तो पहला हमारा है इसमें कि जब पराग कण पुष्प के वर्तिकाग्र पर, या ऐसे बोल सकते हैं पराग कण के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की घटनाओं को सम्मिलित रूप से पराग
अंडप पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है, जिसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि जब पॉलन ग्रेन होता है यह फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचने और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होकर यह बीजांड ओव्यूल में प्रवेश करने तक की प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को हम परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। परागकण का या परागकणों के या परागकण के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर परागनलिका का या के बीजांड में प्रवेश करने तक की घटनाओं को सम्मिलित रूप से पराग अंडप पारस्परिक क्रिया या संकर्षण कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है परागकण अंडप अंतः क्रिया एक गयात्मक या डायनामिक सक्रिय क्रिया होती है। इसमें अंडप द्वारा परागकण का पहचान करना, उसको स्वीकार अस्वीकार करना, पराग नलिका की वृद्धि, उसमें वृद्धि को रोकना या उसकी वृद्धि को रोकना भी सम्मिलित होता है। पराग नलिका के युग्मकों द्वारा बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका तक स्थानांतरण साइफेनोगैमी कहलाती है या कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब होता है यह पॉलन ट्यूब द्वारा मेल गैमिट का ओव्यूल के अंदर उपस्थित एक सेल तक स्थानांतरण या पहुंचाने की ट्रांसफर होने की प्रोसेस को साइफेनोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट में दिया हुआ टॉपिक है कि क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। इससे हिंदी में बड़ा खतरनाक इसका नाम है निमिलित अनुनिम्लीय परागणीय पुष्प किसे कहते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में सिंपल समझिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, मतलब वो खिलेंगे ही नहीं। इन पुष्पों में निम्नलिखित या अनुनिम्लीय परागणीय या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। मतलब इन्हें या इन पुष्पों को निम्नलिखित या अनुनिम्लीय परागणीय पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण मुक्त होकर पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इसे निम्नलिखित या अनुनिम्लीय परागण या क्लिस्टोगैमस कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं, ठीक है। और यह इसमें जो पॉलिनेशन होता है वह सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मूंगफली या एरिकस हाइपोगिया ऑक्सैलिस वायोला कनकौआ कॉमिलिना आदि इसकी एग्जाम्पल हैं। अनुम्लीय परागणी पादप में उम्लीय परागणी पुष्प क्लिस्टोगैमस पुष्प भी आते हैं। मतलब कि अनुम्लीय परागणी पादपों में उम्लीय
उन्मील उन्मील परागणी या क्लिस्टोगैमस पुष्प भी आते हैं। बच्चों, इसकी हिंदी मुझे उच्चारण करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं अनुमलीय परागणी पादपों में उन्मीलीय परागणी पादपों में उन्मील परागणी या क्लिस्टोगैमस उन्मील को परागणी को चेस्मोगैमस पुष्प भी आते हैं। ठीक, इसमें आएंगे अनुमलीय परागणी में। ये सामान्यतः रूप से खिलने वाले पुष्प होते हैं। ठीक है, जनरली ये खिलते हैं पुष्प होते हैं, अर्थात इनमें परागकोश या तथा वर्तिकाग्र अनावृत या एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, मूंगफली के पौधे के पुष्प में क्लिस्टोगैमस होते हैं। मतलब मूंगफली के पौधे के जो फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगैमस होते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमस समझ रहे हैं, जो क्लोज्ड रहेगा। साथ ही फल भूमि के सतह जो सरफेस होता है, जो हमारी लैंड होती है, उसके अंदर बनने के कारण इन्हों जियोकार्पिक बोलेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको बताया गया है कि मूंगफली के जो पौधे होते हैं वो क्लिस्टोगैमस, मूंगफली के फ्लावर जो होता है वो क्लिस्टोगैमस होता है, और साथ ही उसका जो फल होता है वह भूमि की सतह के अंदर बनने के कारण इसे जियोकार्पिक बोलते हैं। अब जियोकार्पिक आपसे पूछ लेगा तो बता दीजिएगा कि ऐसे फल जिनका फॉर्मेशन लैंड की या भूमि की सतह के नीचे होता है उन्हें जियोकार्पिक प्लांट बोलते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा अंतर बताइए आप अनुमलीय और उन्मील और अनुमलीय परागणी पुष्पों में या पुष्पों में क्या अंतर होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पहला है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे पुष्प होते हैं जो या जिनमें फूल कभी नहीं खुलते, परागकण उसी फूल के भीतर हो जाता है या परागण उसी फूल के भीतर हो जाता है। और चेस्मोगैमस फ्लावर ऐसे पुष्प होते हैं या वे फूल होते हैं जो पूरी तरह से दूसरे फूल में नहीं, चेस्मोगैमस ऐसे फूल होते हैं जो पूरी तरह से खुलते हैं, जिनमें परागकण एक फूल से दूसरे फूल में हो सकता है। परागण एक फ्लावर से अनदर फ्लावर तक हो सकता है। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण होता है, और चेस्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये अंतर आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और अपने नोट्स में बना के इसको ज़रूर याद करके जाइएगा। चेस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा, ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं। और टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है। आज मैं शूट कर ये वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज दिन है हमारा 25 दिसंबर 2025। अब आप ध्यान में रखिए आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। मेरे हिसाब से 18 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है। बायो का एग्ज़ाम कब है उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रफ्तार पकड़िए। तो चेस्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन तथा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। परागण में या परागण करने वाले माध्यम हवा, कीट, जल की आवश्यकता सेल्फ पॉलिनेटेड इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में नहीं होती, जबकि परागण करने वाले माध्यम की आवश्यकता चेस्मोगैमस फ्लावर में पाई जाती है, ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है।
और क्लिस्टोगैमस में नहीं पड़ती। ठीक है, चेस्मोगैमस में पड़ेगी, क्लिस्टोगैमस में नहीं पड़ेगी। इनमें बीज का बनना निश्चित होता है, सुनिश्चित लगभग निश्चित होता है। और इनमें जो चेस्मोगैमस होता है उनमें बीज का बनना अनिश्चित होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में निश्चित होता है। इसमें जो होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में के पुष्पों में आनुवंशिक विविधता कम होती है, जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर में आनुवंशिक विविधता अधिक होती है। ठीक है, और आपके भैया इनके एग्जाम्पल हैं किसका, क्लिस्टोगैमस फ्लावर के मटर, मूंगफली, वायोला, और चेस्मोगैमस फ्लावर के सरसों, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सूर्यमुखी और हिबिस्कस आपके चेस्मोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल। मैंने बोला था कि मैं